हेलो फ्रेंड्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पार्टनरशिप का एक लास्ट एमसीक्यू सीरीज जिसके अंदर हम कवर करेंगे उसके रिमेनिंग टॉपिक्स जो हमने अब तक कर लिए थे, जिसमें हमने एडमिशन, रिटायरमेंट, अब हम आज करेंगे डिसोल्यूशन ऑफ फर्म एंड इंसॉल्वेंसी ऑफ द फर्म। तो उसको लेकर कुछ क्वेश्चन है, देखें आप। कम टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज रिलेटेड टू द डेथ ऑफ द पार्टनर। On the death of the partner, the amount of joint life policy should be credited to the capital account. See, death of the partner के केस में अगर हमारी पार्टनरशिप फर्म ने सभी पार्टनर्स की लाइफ्स के ऊपर ज्वाइंट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी होगी तो क्लेम मिलेगा। अब ये क्लेम मिलेगा तो सिर्फ डिसीज पार्टनर को नहीं मिलेगा, ये पूरी फर्म को मिलेगा। यानी फर्म के जितने भी पार्टनर्स हैं जो एग्जिस्ट कर रहे हैं उनको भी मिलेगा और डिसीज को भी मिलेगा। तो किस रेशो में मिलेगा, यहां पर बात उसकी हो रही थी। तो आप देखें जरा इसके ऑप्शन। तो राइट आंसर क्या रहेगा इसके अंदर, जेएलपी का जो पैसा मिलेगा इट विल बी क्रेडिटेड टू ऑल द पार्टनर्स इंक्लूडिंग द डिसीज पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा, ए, क्या कि जो जेएलपी का हिस्सा मिलेगा फर्म को मिलेगा एज ए होल, उसको सभी पार्टनर, सभी का मेरा मतलब है इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे। ओके, 43rd के बाद नेक्स्ट आते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि जो ये अकाउंट हम बात कर रहे हैं जेएलपी की, दिस इज ज्वाइंट लाइफ, जो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का अकाउंट होता है उसको हम किस हेड में डालते हैं अकाउंट्स में, इज इट ए रियल अकाउंट, पर्सनल और नॉमिनल। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये कौन सा अकाउंट है, आंसर रहेगा सी, क्योंकि ये रिप्रेजेंट कर रहा है सभी पार्टनर्स को। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। सिंपल सा क्वेश्चन। 45th पे आते हैं हम। अब ये आता है साहब, जेएलपी को आपने देखा होगा, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसको आप जो इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हो उसको हम क्या मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं। अगर हम उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर मानते हैं तो हम उसको बैलेंस शीट में शो करते थे, अगर हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं तो उसको हम शो करते थे P&L के डेबिट साइड में। तो ये क्वेश्चन भी उसी को लेकर है। ये कह रहा है द बैलेंस ऑफ द जेएलपी एज शोन इन द बैलेंस शीट। जो बैलेंस शीट में शो हो रहा है वो क्या है, क्या वो उसकी सरेंडर वैल्यू है, क्या वो आप जो प्रीमियम पे करोगे वो डालेंगे, क्या आपका टोटल प्रीमियम होगा, या मैच्योरिटी में जो पैसा मिलेगा वो। नो, इट विल बी शोन एट द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी। सरेंडर वैल्यू होता है समर्पित मूल्य, है कि आज अगर पार्टनर्स उस इंश्योरेंस पॉलिसी को सरेंडर कर दे कंपनी को कि जी हमें कंटिन्यू नहीं करना, तो हमें कितना पैसा मिलेगा। सरेंडर वैल्यू हर साल बढ़ती रहती है टिल द मैच्योरिटी। ठीक है, मैच्योरिटी में तो पूरा पैसा मिल ही जाता है। ठीक है, यूजुअली फर्स्ट ईयर में सरेंडर वैल्यू नील होती है, पर सेकंड ईयर ऑनवर्ड्स कुछ ना कुछ वैल्यू उसकी जनरेट हो जाती है। तो बैलेंस शीट में शो किस रेट पे करते हैं, उसको सरेंडर वैल्यू पे करते हैं। चलिए इसके बाद 46, डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप मीन्स। अब देखें इसमें दो बातें हैं। बात आती है डिसोल्यूशन की। डिसोल्यूशन मीन्स समापन। क्वेश्चन है समापन किसका, क्या पार्टनरशिप खत्म होने जा रही है या पार्टनरशिप फर्म खत्म होने जा रही है। दोनों बातों में फर्क है। मान लीजिए आज की डेट में ABC 3 पार्टनर्स आर देयर, इनका रेशो था 3:1। अब इनमें ही आता है साहब, सी कहता है मेरा रेशो सबसे कम है, मैं बढ़ाना चाहता हूं। तो हो सकता है ए कुछ शेयर उसको दे दे या बी कुछ शेयर दे दे, यानी कुछ चेंज हो जाए। ठीक है, तो पार्टनरशिप के अंदर पहला क्या हुआ कि सब चेंज हो गया एग्जिस्टिंग रेशो में, तो हम क्या कहेंगे, हो सकता है ए और बी रिफ्यूज कर दें सी को शेयर देने से, तो ठीक है सी रिटायर हो सकता है, सी वॉलंटरली बाहर हो सकता है। यानी पार्टनर्स का डिसोल्यूशन तो इस तरह से ही होगा, पर अगर फर्म डिसॉल्व होगी तो ये बिजनेस ही बंद हो जाएगा। तो यहां पर क्वेश्चन पूछा गया था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, नॉट फर्म, पार्टनरशिप। तो क्या होगा, जो मैंने आपको फर्स्ट कारण बताया इसका आंसर होगा बी, दैट इज ए चेंज इन द एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट। पार्टनर्स के एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट, चाहे वो रेशो का हो चाहे किसी बात को लेकर डिस्प्यूट हो, अगर उसमें कुछ चेंज आता है तो पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है, फर्म डिसॉल्व नहीं होती। जो बाकी मैंने तीनों कारण लिखे हैं इंटेंशनली वो फर्म के डिसोल्यूशन के लिखे हैं, आप पढ़ के देखें।
फर्स्ट, पार्टनरशिप फर्म विल क्लोज द बिजनेस कब होगा? जब हमारी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी, एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, या इकोनॉमिक रिलेशन ऑफ पार्टनर्स कम्स टू एंड, ऑब्वियसली फर्म खत्म होगी तो कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शन नहीं हो सकती, एंड ऑल द एसेट विल बी रियलाइज। तो बाकी तीनों के तीनों कारण किस बात के थे? जब फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं। अगर सिर्फ पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रही है तो हम बोलेंगे क्यों हो रही है साहब? इनके एग्जिस्टिंग एग्रीमेंट में कुछ चेंज हो गया है। ठीक है, चलिए 47th, बहुत सिंपल क्वेश्चन। ये कह रहा है साहब, एसेट्स ऑफ द फर्म आर ट्रांसफर टू द रियलाइजेशन अकाउंट। देखो इस केस के अंदर हम बनाते हैं एक अकाउंट, उसका नाम है रियलाइजेशन अकाउंट। आपने रीवैल्यूएशन पढ़ा, एडमिशन रिटायरमेंट में बनता है, एंड डेथ और डिसोल्यूशन में बनता है आपका रियलाइजेशन, डिसोल्यूशन के टाइम सॉरी। तो रियलाइजेशन अकाउंट का मतलब क्या है? फर्म कम्स टू एंड, तो हम सारी एसेट्स को सेल कर देंगे, सारी लायबिलिटीज को पे कर देंगे, बट वो करने के लिए हम एक अकाउंट बनाएंगे, उस अकाउंट का नाम होगा रियलाइजेशन अकाउंट। उसके अंदर हम सभी एसेट्स को, पहले सभी लायबिलिटीज को, यानी जो आपकी बैलेंस शीट में एग्जिस्ट कर रही हैं, दैट ऑल द एसेट्स एंड लायबिलिटीज विल बी शिफ्टेड टू दिस अकाउंट, एंड ऑन किस रेट पे? बुक वैल्यू। इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो आपका यहां चला गया, नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर इसका क्या रहेगा? बुक वैल्यू की रिलेशन अकाउंट के अंदर हम सभी एसेट और लायबिलिटी को उस रेट पे ट्रांसफर करेंगे जिस रेट में आपकी बैलेंस शीट में ऑलरेडी शो हो रही है, उसको हम बोलते हैं बुक वैल्यू। चलिए 48th, विच एसेट ऑफ द फर्म विल नॉट ट्रांसफर्ड। जब भी आप रिलेशन अकाउंट बनाओगे, मैं आपको हल्का सा इसमें एक हिंट देता हूं। सपोज हम ये बना रहे हैं रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है साहब, टी शेप अकाउंट है, डेबिट क्रेडिट सेम क्वेश्चन। अब अगर हम ट्रांसफर बात करेंगे, क्या करेंगे? मैंने कहा बैलेंस शीट की सभी एसेट्स को इसमें डाल दिया जाएगा, एंड एज वी नो एसेट का बैलेंस होता है डेबिट बैलेंस। तो एसेट को क्लोज करने के लिए क्रेडिट करना पड़ेगा, तो मैं क्या करूंगा? रिलेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। अब यहां एसेट है तो क्या होगा वहां? बाय लायबिलिटी, यानी लायबिलिटीज का बैलेंस कौन सा बैलेंस होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो जब लायबिलिटीज को क्लोज करेंगे तो एंट्री करेंगे लायबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। जब हम एसेट को ट्रांसफर करेंगे तो हम बैलेंस शीट के अंदर दी गई सभी एसेट्स को बुक वैल्यू पे शिफ्ट कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे इस अकाउंट में। सिर्फ कुछ एसेट्स को छोड़कर, वो कौन सी एसेट्स है वो ये क्वेश्चन है। कहता विच एसेट ऑफ फर्म विल नॉट बी ट्रांसफर्ड, कौन सी एसेट ट्रांसफर नहीं होंगी। तो मैंने सारी की सारी एक साथ लिख दी, आपको आसानी होगी पढ़ने में। क्या? कैश एंड बैंक, इट इज ऑलरेडी रियलाइज्ड। क्या करेगा इसके अंदर? इसको तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, हमारी पॉकेट में, हमारे बैंक अकाउंट में, इसको क्या सेल करेंगे हम? तो ये कभी ट्रांसफर नहीं होता। और डेबिट बैलेंस ऑफ P&L कभी ट्रांसफर नहीं होता। और सभी तरह की फिक्टिशियस एसेट्स, फेक एसेट्स, जिनका कोई वैल्यू नहीं होती, जैसे आपने कहा साहब एडवर्टीजमेंट रिटर्न ऑफ, आपने कहा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, तो ऐसी सभी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हम कभी भी ट्रांसफर नहीं करेंगे किस अकाउंट में? रिलेशन अकाउंट में। इसमें सिर्फ वही ट्रांसफर होंगी एसेट्स जिनको हम सेल कर सकते हैं, जिनके बदले हम कुछ पैसा रियलाइज कर सकते हैं। कैश और बैंक को क्या रियलाइज करोगे आप? वो तो ऑलरेडी रियलाइज्ड है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नाउ, अब जो मैं अभी अकाउंट की बात कर रहा था, तो उसके लिए एक सभी क्वेश्चन को मिक्स करके एक मैच का क्वेश्चन बना दिया गया है। आप देखें इसके अंदर ऑप्शन क्या है। ऑन द डेबिट साइड आपको दिया गया है लिस्ट 1 में ये 4 आइटम, और सॉरी लिस्ट 1, लिस्ट 2 में दी गई है 4 आइटम, आपको मैच करना है। आप देखें, सबसे पहली बात, लॉस ऑन द रिलेशन अकाउंट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि साहब ये मेरा रिलेशन अकाउंट है, और अभी हमने उसमें क्या किया? सभी एसेट्स को ट्रांसफर कर दिया। यहां पर क्या किया था हमने? सभी लायबिलिटीज को ट्रांसफर कर दिया। ट्रांसफर करने के बाद अब हम उन एसेट को डिस्पोज करेंगे, सेल करेंगे, और सभी लायबिलिटीज को पे कर देंगे। तो जब हम एसेट को सेल करेंगे तो पैसा आएगा, एंट्री होगी कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। 2 में एसेट नहीं आएगा, 2 में ये अकाउंट आएगा, इसका नाम होगा रियलाइजेशन। तो अगर आप उसकी एंट्री करोगे तो मैं यहाँ डायरेक्ट लेजर पोस्टिंग कर रहा हूं बाय बैंक। यहां मैं लिख देता हूं क्या है ये? सेल ऑफ द एसेट। और यहां अगर मैं लिख रहा हूं टू बैंक, तो इसका मतलब क्या है
कि आप लायबिलिटीज को पे कर रहे हो, लायबिलिटीज पेड। क्लियर? तो सभी चीजें ट्रांसफर होने के बाद एसेट्स को सेल किया जाएगा, लायबिलिटीज की पेमेंट की जाएगी। अब ये एक नॉमिनल अकाउंट की तरह है, अगर आपका प्रॉफिट आएगा तो भी पार्टनर को मिलेगा, सपोज मैंने कहा ए बी है, और लॉस आएगा तो भी पार्टनर को बियर करना पड़ेगा। ठीक है जी। तो अब इसको देखकर देखें आप, लॉस ऑन द रियलाइजेशन, लॉस कहां जाएगा? ठीक है ना, पार्टनर्स को भी पे करना पड़ेगा ना। तो अगर मैं इसकी जनरल एंट्री बनाऊं तो एंट्री क्या होगी? ए अकाउंट डेबिट, बी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। तो यानी कि ये रहा इसका ऑप्शन, क्या? लॉस ऑन द रियलाइजेशन। अब देखिए इसके बाद जस्ट प्रॉफिट, प्रॉफिट क्या होगा फिर? पार्टनर्स क्रेडिट हो जाएंगे। ये रहा आपके सामने। ठीक है, एंट्री क्या बनाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, प्रॉफिट से वो क्रेडिट हो जाएंगे। उसके बाद जब हम एसेट सेल करेंगे, देखो अभी मैंने क्या किया, एसेट सेल की, मैंने कहा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो एसेट सेल करेंगे और यहां पर मैंने क्या लिखा है? क्रेडिटर्स पेड। तो हमने क्या लिखा वहां पर? टू बैंक, लायबिलिटी पेड टू बैंक। तो क्या हुआ, जब आपने क्रेडिटर्स को पे किया तो आपने रियलाइजेशन को डेबिट कर दिया, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। किस लिए? क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। और जब आपने एसेट को सेल किया होगा तो आपने क्या किया होगा? रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट किया होगा। तो इस वे के अंदर अगर आप ऑप्शन मैच करेंगे तो दिस विल बी फर्स्ट का ए, फोर्थ का डी, सेकंड का सी। यस, राइट आंसर ए, फर्स्ट ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। चलिए इसके बाद 50th क्वेश्चन पे आते हैं। अब जब फर्म हमारी डिसॉल्व हो जाती है तो हम एक अकाउंट बनाते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, सारी एसेट लायबिलिटी ट्रांसफर करते हैं, एसेट को सेल करते हैं, जो पैसा आता है उससे हम लायबिलिटी को पे करते हैं। बट पेमेंट का एक ऑर्डर है, यू हैव टू फॉलो दैट सीक्वेंस ब्लाइंडली, आप उसमें शफलिंग नहीं कर सकते। तो देखें क्वेश्चन में क्या लिखा है, व्हेन ए पार्टनरशिप इज डिसॉल्व एंड द फॉलोइंग क्लेम्स नीड टू बी मेट आउट पीसमील ऑफ द कैश। ठीक है, पीसमील डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं उसको, कि आप किस सीक्वेंस में इसको पे करने जा रहे हो। तो आपको अलग अलग ऑप्शन दिए गए हैं, इनका ऑर्डर बनाना है कि 4 आइटम है। अगर मैं इन चारों को देखूं, सबसे पहले हम किसको पे करेंगे? हम पे करेंगे साहब जो लीगल एक्सपेंस होते हैं, डिसोल्यूशन के एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद हम देंगे आउटसाइडर क्लेम, यानी अदर देन द पार्टनर्स, जो थर्ड पार्टी होती है उनको पहले पेमेंट होती है। सबसे पहले डिसोल्यूशन के खर्चे, फिर पार्टनर्स को आउटसाइडर की क्लेम। उसके बाद अगर किसी पार्टनर ने कोई फर्म को लोन दिया गया है, नाउ दैट पार्टनर विल बी ट्रीटेड एज ए थर्ड पार्टी, बट आउटसाइडर से पहले नहीं ले सकता वो। तो पहले खर्चे डिसोल्यूशन के, फिर आउटसाइड, फिर पार्टनर का लोन, और जो बचेगा लास्ट में कैपिटल एंड करंट अकाउंट बैलेंस। तो अगर आप इसका ऑप्शन बनाएंगे 3, 4, यस, ए, राइट आंसर विल बी द ए। ए में क्या है? इसकी सीक्वेंस है, आपको लर्न करनी है। चलिए जी, 50 के बाद 51, सेम मैचिंग। अब इस मैचिंग के अंदर क्या है? इस मैचिंग में बात की है थ्योरी की, लीगल एस्पेक्ट्स की बात की है कि डिसोल्यूशन जब होता है तो कितने तरीके से हो सकता है सभी पार्टनर एक एग्रीमेंट के अंदर ये सहमति करें कि चलो जी 5 साल के लिए फर्म चलाएंगे, 5 साल बाद डिसॉल्व कर देंगे। हो सकता है कोई डिस्प्यूट हो जाए, कोर्ट में चला जाए। कितने तरीके से डिसोल्यूशन हो सकता है वो आपको दे रखे हैं, ये 5 मेथड है। ये 5: डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन, कंटीजेंट, किसी एक हैपनिंग ऑफ एनी इवेंट कह सकते हो आप, डिसोल्यूशन बाय नोटिस और डिसोल्यूशन बाय कोर्ट। इनके ना सेक्शन है, देखें आप, सेक्शन 40 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। हमारे यहाँ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1932। तो मैंने एक सीक्वेंस में अरेंज किया आपके लिए, इनके जो बिल्कुल कॉरस्पॉन्डिंग है वही इसका आंसर है। सेक्शन कहां से कहां तक है? सेक्शन 40 से लेके 44। तो आपको याद करने हैं, 40 एग्रीमेंट, 41 कंपल्सरी, 42 कंटीजेंट, 43 नोटिस, 44 जो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, यूजुअली इट इज बाय कोर्ट।
तो ये आपके सेक्शन आपको इसी सीक्वेंस में लर्न करने हैं। 40 से लेके 44 तक आपको दे रखे हैं डिसोल्यूशन के मोड्स क्या हैं। क्लियर? चलिए, तो ये बात हुई हमारी डिसोल्यूशन की। अब हम बात करते हैं इंसॉल्वेंसी की। ठीक है, इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनरशिप फर्म। अब इंसॉल्वेंसी का मतलब आप समझते होगे बैंकरप्सी, दिवालिया होना। कई बार होता है एक फर्म के अंदर सभी पार्टनर दिवालिया हो जाते हैं, कई बार एक पार्टनर को छोड़कर बाकी सब दिवालिया हो जाते हैं। ठीक है, जो दिवालिया हो जाते हैं उनको इंसॉल्वेंट बोलते हैं, जो दिवालिया नहीं होते उनको सॉल्वेंट बोलते हैं। अब इशू क्या आता है कि अगर इंसॉल्वेंसी हो जाती है तो क्या हम पार्टनर्स की पर्सनल एसेट्स को सेल कर सकते हैं? पार्टनरशिप एक्ट के अंदर ये कहा गया है कि पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। कंपनी एक्ट आप पढ़ते हो, कंपनीज एक्ट के अंदर सभी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर की लायबिलिटी होती है लिमिटेड, बट पार्टनरशिप में आप उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी को सेल करके भी पैसा ले सकते हो। तो यहां क्वेश्चन यही था कि इंसॉल्वेंसी के केस में प्राइवेट एसेट है जो पार्टनर्स की, मस्ट बी यूटिलाइज फर्स्ट। अब इसमें दो बातें हैं, देखो आप, एक तो मैं बात करूंगा पार्टनर्स और एक मैं बात करूंगा फर्म, पार्टनरशिप फर्म। अगर आप पार्टनर की बात कर रहे हो, पार्टनर की सारी एसेट को आपने सेल कर दिया, पैसा आ गया, सबसे पहले किसको पे करोगे? पार्टनर के पर्सनल लोन को। अगर आप उसकी पर्सनल एसेट सेल कर रहे हो तो आपको पहले पर्सनल लोन की पेमेंट करनी पड़ेगी, उसके बाद जो पैसा बचेगा फिर आप फर्म की लायबिलिटी भी पे कर सकते हो। मान लीजिए एक पार्टनर था ए, वो दिवालिया हो गया और उसकी एसेट सेल होगी साहब 10 लाख में, पर वो कहता जी मैंने तो बैंक से लोन भी ले रखा है पर्सनल, उस लोन की लायबिलिटी है लेट इट बी 9 लाख, तो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी सेल होगी 10 लाख में, उसका लोन की पेमेंट की जाएगी 9 लाख की, जो बचेगा 1 लाख रुपया वही फर्म के हिस्से में आएगा। 10 के 10 लाख रुपए फर्म के काम नहीं आ सकते, पहले उसके पर्सनल लायबिलिटी को मीट आउट किया जाएगा। अब इसमें अपोजिट साइड आ गया फर्म। अगर फर्म इंसॉल्वेंट हो गई तो पहले हम फर्म की एसेट को सेल करके फर्म की लायबिलिटी को पे करेंगे, फर्म्स लायबिलिटी, उसके बाद आती है पर्सनल लायबिलिटी। समझ रहे आप, ऑर्डर दोनों का अलग अलग हो गया ना। फर्म की एसेट सेल करके पहले फर्म की लायबिलिटी चुकाई जाएंगी, फिर जो पैसा बचेगा पार्टनर को दिया जाएगा। पार्टनर की पर्सनल लायबिलिटी चुकाने के बाद जो पैसा बचेगा वही फर्म को मिलेगा इस केस में। तो दोनों केस आप अलग अलग ध्यान रख लेना। चलिए, इसके बाद अब जब बात आती है इंसॉल्वेंसी की तो एक बड़ा ही फेमस केस आता है, हम उसको 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, गार्डनर वर्सेस मरे। 3 पार्टनर का इशू था इसके अंदर, गार्डनर, मरे, विल्सन। ठीक है साहब, इसमें एक पार्टनर दिवालिया हो गया, थर्ड विल्सन, तो 2 पार्टनर गार्डनर, मरे बच गए, वो सॉल्वेंट थे। तो क्वेश्चन ये आया कि अब जो इंसॉल्वेंसी हुई है तीसरे पार्टनर की, उसके लॉस को कौन बियर करेगा? तो मरे की कैपिटल कंपैरेटिवली गार्डनर से कम थी, तो गार्डनर तो ये चाह रहा था कि साहब प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डाल दो, इक्वल था, पर जो सेकंड पार्टनर था मरे, वो कहता जी मेरा शेयर तो बहुत ही कम है, आप इसको कैपिटल रेशो में डाल दो। तो ये केस हो गया साहब, यूके का केस है, ये कोर्ट में चला गया। तो कोर्ट ने जो फैसला लिया उसका ये क्वेश्चन है, कहता अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन गार्डनर वर्सेस मरे, द एब्सेंस ऑफ एनी एग्रीमेंट टू द कंट्रेरी, अगर कोई एग्रीमेंट में कुछ नहीं लिखा गया है तो जो डेफिशिएंसी होगी इंसॉल्वेंट पार्टनर की, मैंने कहा ना यहाँ पर जो पार्टनर दिवालिया होगा, इस क्वेश्चन में थर्ड पार्टनर दिवालिया हो गया था, विल्सन, तो इसकी जो डेफिशिएंसी है, जो डेफिशिएंट है, इसका कमी है, इसकी लॉस है, वो कौन बियर करेगा? सॉल्वेंट। सॉल्वेंट पार्टनर कौन थे? गार्डनर और मरे। ये किस रेशो में पे करेंगे, ये क्वेश्चन था। तो अगर आपके एग्रीमेंट में लिखा हुआ है क्लियर कट तो बात है अलग, फिर तो आप जो मर्जी लिख दो, इक्वल पे करेंगे, कैपिटल रेशो पे करेंगे। अगर ये नहीं लिखा हुआ तो कोर्ट क्या कहता है? द कैपिटल रेशो, लॉस कौन बियर करेगा? कैपिटल रेशो में पे करेंगे। और कौन सा कैपिटल रेशो? विच स्टूड बिफोर द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म।
फर्म के डिसॉल्व होने से पहले की डेट तक जो उनका कैपिटल रेशो था सॉल्वेंट पार्टनर का, उस अनुपात में इसके लॉस को, किसके लॉस को, जो पार्टनर दिवालिया हो गया है उसके लॉस को बॉर्न किया जाएगा, बियर किया जाएगा बाय द सॉल्वेंट पार्टनर। तो राइट आंसर इसका सी है, द लॉस ऑफ द इंसॉल्वेंट पार्टनर्स विल बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन द कैपिटल रेशो। कैपिटल रेशो भी कौन सा, डिसोल्यूशन के पहले, बाद वाला नहीं लेना, ठीक है, ओके। अब हमारे यहां पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट बना हुआ है 1932, तो हमने भी गार्नर-मरे रूल को एज इट इज कॉपी कर लिया, हमारे यहाँ वही रूल चलते हैं, बस एक चेंज किया हमने, उसको लेकर ये क्वेश्चन है। अकॉर्डिंग टू द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट विच इज द मॉडिफिकेशन मेड, गार्नर-मरे के रूल में हमने क्या मॉडिफाई किया, तो एक चीज मॉडिफाई की हमने, वो ये कि आपने साहब पढ़ा डिसोल्यूशन के टाइम हम बनाते हैं रियलाइजेशन अकाउंट, तो रियलाइजेशन अकाउंट का आता है मान लो लॉस, तो गार्नर-मरे में तो ये कहा गया था कि जो रिलेशन का लॉस आएगा वो सभी पार्टनर कैश में लेके आएंगे, ठीक है, और लेके कौन आएंगे, नेचुरली ये सॉल्वेंट ही लेके आएंगे ना, तीसरा तो दिवालिया हो गया था वो कहां से लाएगा। पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में इस क्लॉज को हटा दिया गया। तो मेनली दो बातें थी उस एक्ट के अंदर, जो डिसीजन आया था गार्नर-मरे का, वो ये, लॉस ऑन द रिलेशन विल बी बॉर्न बाय द सॉल्वेंट पार्टनर इन देयर शेयरिंग रेशो, एंड द सेकंड जो भी हमने पढ़ा कि जो कैपिटल लॉस है इंसॉल्वेंट पार्टनर का वो कौन भुगतेगा, सॉल्वेंट पार्टनर उसके कैपिटल रेशो में जो डिसोल्यूशन से पहले होगा। तो इन दो बातों में हमारे एक्ट में हमने पहली वाली बात को नहीं माना। पहली वाली बात क्या थी, वो ये कहता है सब जो रिलेशन का लॉस आएगा ना वो कैश में लाने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, बड़ी सिंपल सी बात है, क्योंकि वो तो बियर करेंगे भैया, चाहे तीसरे पार्टनर का, इंसॉल्वेंट पार्टनर का कैपिटल लॉस हो, चाहे लॉस रिलेशन का हो, अल्टीमेटली बियर तो दोनों ही करेंगे सॉल्वेंट, तो फिर बार बार क्या कैश लेना। तो हमारे एक्ट में इस चीज का चेंज किया गया, मॉडिफिकेशन किया गया, ये हमने हटा दिया। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका, ए। क्लियर। तो पार्टनरशिप के अंदर, इस सीक्वेंस के अंदर, सीरीज के अंदर हमने बात की डेथ की, हमने बात की डिसोल्यूशन की, हमने बात की इंसॉल्वेंसी की। तो फ्रॉम माय साइड पार्टनरशिप के अंदर जो आपने ये 50+ कुछ क्वेश्चन किए हैं, दैट इज मोर देन इनफ। आपका एक क्वेश्चन एग्जाम में आएगा और इसमें से आपको कुछ ना कुछ हेल्प होगी ही होगी, ये मुझे पक्का विश्वास है, बशर्ते आप इसको अच्छे से करते हो। तो प्रैक्टिस करें, कोई डाउट आए तो आप प्लीज एनी टाइम कमेंट में डाल सकते हो, मैं आपको वहीं रिप्लाई कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच।